हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक, जो कि हमारा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पर और भी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वे वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो दोस्तों वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में सबसे पहले पढ़ते हैं वेस्ट वाटर क्या है हमारा। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से क्या हुआ, हमारे घरों तक पानी आया। ये कोई सिटी है, उसमें क्या है, घर है, इन घरों में पानी आ गया। अब हमने क्या, अब हमने इस पानी को यूज किया। जब हम इस पानी को यूज करेंगे तो क्या हुआ, यूज करने के बाद इसे हम सीवर लाइन जानते हैं। अब सीवर लाइन क्या होता है दोस्तों, नाले हुए, नाली हुई या गटर हुए, उस पानी में उस जो हमने यूज किया है उस पानी को इन सीवर लाइंस में बहा देते हैं। तो यहां से पानी क्या जाता है दोस्तों, ये हमारा जाता है ट्रीटमेंट प्लांट में। ये पानी कहाँ जाता है हमारा, ये पानी जाता है हमारा ट्रीटमेंट प्लांट में, जिसमें ये हमारा वेस्ट वाटर है या सीवेज वाटर है, उसे हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम इस पानी को, जो हमने पानी ट्रीटमेंट किया है सीवेज वाटर का, इसे हम डिस्पोज कर देते हैं। कहाँ डिस्पोज कर देते हैं, मीन्स हम इस पानी को यूज कर लेते हैं, या तो हम कह सकते हैं हम इसे काम ला देते हैं रिवर्स में या लेक्स में या ओशियन में। और दोस्तों और क्या कह सकते हैं, हम इसे यूज कर लेते हैं अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और इसे हम यूज कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, गार्डनिंग के लिए। ये पानी जो सीवेज वाटर है ये एग्रीकल्चर और हमारे गार्डनिंग के लिए बेस्ट वाटर है। तो आप समझ गए होंगे कि वेस्ट वाटर क्या होने वाला है दोस्तों। वेस्ट वाटर हमारा वो वाटर होने वाला है जो हम अपने घरों से या इंडस्ट्री से या बारिश के, मतलब जो पानी हम अपनी नालियों में या गटर में या नालों में बहा देते हैं, वो होता है हमारा क्या, वेस्ट वाटर। उस वेस्ट वाटर को हम यहाँ क्या कहने वाले, उस वेस्ट वाटर को हम कहेंगे यहाँ सीवेज। उस वाटर को हम यहाँ क्या कहने वाले, उस वाटर को हम कहने वाले हैं सीवेज। और उसके बाद जो जो हमारे नाले हुए, नालियां हुई या हमारा क्या गटर हुए, जो हमारे पानी को ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाते हैं, इन सारे पाइप्स को या नाली को या नालों को हम क्या कहने वाले हैं, इन्हें हम कहने वाले हैं सीवर लाइंस। और जो सीवर लाइंस से एक सिस्टम बनता है उसे हम कहने वाले हैं क्या, सीवरेज सिस्टम। फिर दोस्तों उसके बाद क्या, सीवरेज सिस्टम की हेल्प से पानी हमारा ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। फिर वहां हम क्या करने वाले हैं, पानी का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। जैसे कि हमने दोस्तों शुरुआत में ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पढ़ा था, यहाँ भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। दोनों में लगभग प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है, थोड़ी सी चीजें डिफरेंस है, वो हम पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम पानी को डिस्पोज कर देंगे। तो ये है पूरा हमारा क्या, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में हमारा सबसे पहले आता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज। तो सबसे पहले हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है क्या, टोटल सॉलिड्स। टोटल सॉलिड्स। तो दोस्तों हमारे पानी में टोटल 3 तरह के सॉलिड्स होते हैं इन सीवेज। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर पढ़ा था, हमने वहां पर क्या पढ़ा था, हमने वहां पर भी क्या पढ़े थे, सॉलिड्स पढ़े थे। लेकिन वहां हमने सिर्फ 2 सॉलिड्स पढ़े थे, जिसमें पहला था हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स और पढ़ा था हमने डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। इन दोनों ही सॉलिड्स के बारे में हम जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिसॉल्व्ड सॉलिड्स क्या होते हैं। अब जो हमारा तीसरा सॉलिड्स आता है वो होता है हमारा सेटलेबल सॉलिड्स। तो टोटल हमारे सीवेज में 3 तरह के सॉलिड होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स और सेटलेबल सॉलिड्स। तो सेटलेबल सॉलिड्स, अब दोस्तों बता दूं, इन तीनों ही सॉलिड्स की हमारी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी mg पर लीटर। अब दोस्तों इन दोनों सॉलिड्स को निकालने का तरीका हमने पहली वीडियो में पढ़ा हुआ अपनी क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर में, तो इसलिए हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ सेटलेबल सॉलिड्स को हम पानी में मेजर कैसे करते हैं कि हमारे सीवेज में या पानी में कितना सेटलेबल सॉलिड्स है। दोस्तों उसके लिए हम यूज करते हैं इमहॉफ कोन। अब दोस्तों ये क्या है, ये एक लीटर ही कोन है। इस जो कोन है इसका वॉल्यूम क्या है दोस्तों, इसका वॉल्यूम हमारा 1 लीटर। थोड़ा ढंग से बना देता हूं मैं। ये क्या दोस्तों, ये मान लीजिए हमारी एक कोन है, कोन लाइक स्ट्रक्चर। इसका वॉल्यूम कितना दोस्तों, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम अपना 1 लीटर सीवेज
1 लीटर सीवेज डाल देते हैं, हम कह सकते हैं 1 लीटर सीवेज इसमें फिल कर देते हैं। अब दोस्तों जो स्टैटिक लेवल सॉलिड्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे, वो यहाँ नीचे आकर सेटल हो जाते हैं पानी में। ये तो क्या है दोस्तों, ये पानी है। अब यहाँ क्या हुआ, ये क्या होगा दोस्तों, ये हो गए हमारे सेटलेबल सॉलिड्स। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इनका वेट मेजर कर लेते हैं। किसमें जो वेट मिलता है वो हमें mg में मिलता है। तो इनकी यूनिट क्या रहती है सेटलेबल सॉलिड्स की, mg पर लीटर। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक जो थी हमारी टोटल सॉलिड्स। और दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज बिल्कुल सेम उसी की तरह है क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर में। तो यहाँ हम सिर्फ मेन जिन पे क्वेश्चन बनते हैं वही पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी नाइट्रोजन कंटेंट। तो दोस्तों अब आता है हमारा नाइट्रोजन कंटेंट। तो नाइट्रोजन कंटेंट में हम अपने 4 कंपाउंड पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन के जो हमारे पानी में होते हैं। पहला है हमारा फ्री अमोनिया, दूसरा ऑर्गेनिक अमोनिया, तीसरा नाइट्राइट्स और चौथा नाइट्रेट्स। और दोस्तों इनकी प्रॉपर्टी भी हमने क्वालिटी पैरामीटर्स वाटर में पढ़ ली थी, इसलिए हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। तो अब मेन बात यहाँ क्या आती है, मेन बात यहाँ आती है नाइट्रिफिकेशन है डीनाइट्रिफिकेशन। तो दोस्तों नाइट्रिफिकेशन क्या है दोस्तों, नाइट्रिफिकेशन हमारी वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जो अमोनिया होता है NH3 वो किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रेट्स में, इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, डीनाइट्रिफिकेशन। तो दोस्तों डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारे नाइट्रेट्स होते हैं NO3- वो हमारे किस में चेंज हो जाते हैं, वो हमारे चेंज हो जाते हैं कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस इनटू N2, यानी नाइट्रोजन गैस में जो हमारे नाइट्रेट्स हैं वो चेंज हो जाए तो वो कहलाता है हमारा क्या, डीनाइट्रिफिकेशन। अब दोस्तों ये तो होगी डेफिनेशन। फिर एक बार हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारा NH3 अमोनिया है तो ये पहले किस में चेंज होता है, ये पहले हमारा चेंज होता है किसमें, NO2- यानी नाइट्राइट्स में। और NO2 जो माइनस है हमारे किस में चेंज हो जाता है, ये हमारा चेंज हो जाता है NO3- में। और डीनाइट्रिफिकेशन की बात करें तो हमें NO3 हमारा माइनस, NO3- तो ये किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, N2 में, नाइट्रोजन गैस में। अब ये तो हुआ चेंज होगा, अब किस बैक्टीरिया की वजह से चेंज होते हैं वो देख लेते हैं। तो अमोनिया से नाइट्राइट्स में हमारे किस बैक्टीरिया की वजह से चेंज होते हैं, उसका नाम है नाइट्रोजोनोमस बैक्टीरिया की वजह से हमारा NH3 जो है वो NO2- में चेंज होता है। और NO2- हमारा NO3- में क्यों चेंज होता है, ये हमारा चेंज होता है नाइट्रोबैक्टर की वजह से, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ठीक, अब NO3- से हमारा N2 में किस वजह से चेंज होता है, यानी डीनाइट्रिफिकेशन किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसका नाम है हमारा पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। या हम कह सकते हैं दोस्तों क्या, पैराकोकस बैक्टीरिया। या तो आपको पैराकोकस बैक्टीरिया दे रखा होगा या पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस दे रखा होगा, दोनों का ही सेम है। ठीक, तो ये था हमारा नाइट्रोजन कंटेंट जिसमें हमने 4 कंपाउंड देख रखे हैं अपने, फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। और दोस्तों इनकी प्रॉपर्टीज हमने क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर में पढ़ रखी है, इसलिए हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पढ़ा हमने क्या, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जब हमारा NH3 जो कन्वर्ट हो जाए किसमें, नाइट्रेट्स में। उसके लिए पहले अमोनिया को हमारा चेंज होना होता है किसमें, नाइट्राइट्स में, उसके बाद नाइट्रेट्स में। तो अमोनिया है हमारा वो नाइट्राइट्स किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो होता है हमारा नाइट्रोजोनोमस बैक्टीरिया की वजह से। और जो नाइट्राइट्स है हमारे वो नाइट्रेट्स किस बैक्टीरिया की वजह से चेंज होते हैं, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की वजह से। फिर हमने पढ़ा क्या, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है हमारा, जब हमारा नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो जाए किसमें, N2 गैस में। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये हमारा होता है पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस या पैराकोकस बैक्टीरिया की वजह से। ठीक, अब आते हैं हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक जो कि है डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी क्या, डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो दोस्तों डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है, हमारी जो ऑक्सीजन हमारे पानी में प्रेजेंट रहती है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के लिए, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो हमारे पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो क्या कहलाती है दोस्तों, वो कहलाती है हमारी डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब दोस्तों ये हो गया डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब इससे हम मेजर कैसे करते हैं कि हमारे पानी में कितनी डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वो चेक कर लेते हैं। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं दोस्तों, उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, उसका नाम है विंकलर्स मेथड। तो याद रखिएगा डिसॉल्व ऑक्सीजन निकालने के लिए हमारे पानी में कौन सा मेथड यूज होता है, हमारा मेथड यूज होता है विंकलर्स मेथड। दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले
एक वाटर सैंपल लेते हैं जिसमें हमें निकालना है कि डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है। फिर उसमें हम ऐड क्या करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं मैग्नीज सल्फेट MnSO4। और दोस्तों फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं एल्कली अजाइड रिएजेंट। हमने क्या किया, ये दोनों चीज मैग्नीज सल्फेट और अल्कली एजाइड रिएजेंट अपने पानी में ऐड किया। अब दोस्तों अब ऐड करने के बाद हमें दो चीज मिलेंगी। इसे ऐड करने के बाद पानी में हमारी दो चीज होने वाली हैं। पहला चीज जो हमारा पानी है उसमें या तो हमें ब्राउन पीपीटी मिलेगा, या हमें व्हाइट पीपीटी मिलेगा। अगर व्हाइट पीपीटी मिला तो समझ जाइए कि पानी में आपकी पीपीटी क्या दोस्तों, प्रेसिपिटेट, तो व्हाइट पीपीटी क्या मिलेगी, आपके पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं है। अगर ब्राउन पीपीटी दे रखा है तो समझ जाइए कि आपके पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जहां हमें व्हाइट पीपीटी मिलेगा वहां हम छोड़ देंगे उस पानी को, हम कह देंगे ये इसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन जो है हमारी बची ही नहीं है ही नहीं। और हमें क्या मिला, ब्राउन पीपीटी मिला। अब दोस्तों ये ब्राउन पीपीटी वाला सॉल्यूशन है, ब्राउन पीपीटी वाला सॉल्यूशन। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम ऐड करेंगे H2SO4। इसमें हम ऐड करेंगे क्या, H2SO4। और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हमने एक अपना इंडिकेटर यूज करेंगे। कौन सा इंडिकेटर, आयोडीन सॉल्यूशन इंडिकेटर। तो हम इसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे एज अ इंडिकेटर। याद रखिए आयोडीन सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, ये हमारा है इंडिकेटर। अब क्या होगा, जब इसमें हम इंडिकेटर ऐड कर दिए तो हमें क्या होगा, हमें एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को टाइट्रेट कराएंगे किससे, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। ये दोस्तों Na2H2O3 क्या, ये हमारा सोडियम थायोसल्फेट। इससे हमने क्या कराया है, अपने ब्लू कलर सॉल्यूशन को टाइट्रेट कराया है। अब क्या होगा, जब इसे हम टाइट्रेट कराएंगे तो कुछ टाइम बाद ये हमारा कलरलेस में चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन। तो जब हमारा सॉल्यूशन ब्लू कलर सॉल्यूशन कलरलेस में चेंज हो जाए, हम उस टाइम क्या करेंगे दोस्तों, अपने सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम मेजर कर लेंगे कि कितना ml हमारा सोडियम थायोसल्फेट यूज हुआ है ब्लू कलर सॉल्यूशन को कलरलेस में चेंज करने में। और जितना ही हमारा सोडियम थायोसल्फेट यूज हुआ होगा जितना वॉल्यूम, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, उसकी हेल्प से हम डिजोल्व ऑक्सीजन निकाल लेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा सोडियम थायोसल्फेट यूज होता है हमारा, उतना ही ज्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है हमारे वाटर में। ठीक, तो ये क्या था, ये था हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन। अब देखते हैं अपनी अगली कैरेक्टरिस्टिक जो कि है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD। तो दोस्तों अब आता है हमारा क्या, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो BOD क्या है हमारा, O2 रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो O2 या ऑक्सीजन हमारी रिक्वायर्ड रहती है, किस लिए, ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन करने के लिए, वो क्या होती है हमारी BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये क्या है, ऑक्सीजन डिमांड है हमारी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, किस लिए, ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक, ये हो गया हमारा BOD। दोस्तों ये BOD जो होता है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्गेनिक मैटर के। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज्यादा हमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत रहेगी। ठीक, ये हो गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। अब इसे मेजर कैसे करते हैं कि हमें पानी में कितनी डिमांड है, कितना चाहिए हमें ऑक्सीजन का डिमांड, कितना चाहिए हमें ऑक्सीजन अपने पानी में, हम वो कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाटर सैंपल लेते हैं। मान लीजिए वाटर सैंपल लिया, मुझे इसमें निकालना है कि इस वाटर सैंपल में हमें कितना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, x ml वाटर सैंपल ले लिया। अब दोस्तों इस वाटर सैंपल में हमें निकालना है BOD कितना चाहिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे। डिस्टिल्ड वाटर आपको पता होना चाहिए हमारा वो वाटर होता है जिसमें कोई भी मिनरल नहीं होता, कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती। तो हमने क्या किया, y ml डिस्टिल्ड वाटर लिया। तो जो हमारा टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x + y ml। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस x + y ml का डिजोल्व ऑक्सीजन निकाल लेंगे।
डिसॉल्व ऑक्सीजन हमने इससे पहले निकालना सीखा था इंक्लस मेथड से, तो आप इसी मेथड से डिसॉल्व ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन निकाली हमने, मान लीजिए वो क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा x + y ml का सैंपल है इसे इनक्यूबेट कर देंगे फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस। 5 दिन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या किया, x + y ml सॉल्यूशन को इनक्यूबेट कर दिया। और जब 5 दिन बाद हम इस सॉल्यूशन का निकालेंगे तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल। यानी हम इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन निकाल लेंगे, उस ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल। तो अब बीओडी का फॉर्मूला आता है हमारा। तो हमने डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल निकाली, डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल निकाल ली। तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है हमारे पानी वो इनिशियल ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल। क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने 5 दिन में कुछ ना कुछ डिसॉल्व ऑक्सीजन हमारी जो है पानी में जो ऑक्सीजन होगी वो यूज कर ली होगी, किस लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, ऑर्गेनिक मैटर के। तो इसलिए फाइनल वाली हमारी कम होगी डिसॉल्व ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल। तो बीओडी का फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। अभी दोस्तों डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, तो डाइल्यूशन फैक्टर होता है हमारा इक्वल टू x + y/x, यानी टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी टोटल सॉल्यूशन x + y ml अपॉन जो हमने वाटर सैंपल लिया यानी x ml, ठीक, इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये दोस्तों इनटू से x में समझ लीजिए क्या है, इनटू डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल x + y/x। तो ये होता है हमारा क्या, बीओडी, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया उसका हमारा एक फॉर्मूला। तो दोस्तों ये जो बीओडी है हमने वो कितने दिनों के लिए निकाला, 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस की निकाला। तो ये बीओडी जो हो जाएगा हमारा 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पे आएगा कि इतना यूज हो चुकी है हमारी डिसॉल्व ऑक्सीजन। 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस के लिए इतनी रिक्वायरमेंट थी किसकी, ऑक्सीजन की। बट अगर हम इसे मान लीजिए 10 दिन के लिए अगर हम 20 मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पे करें, अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को 10 दिन के लिए 50 डिग्री सेल्सियस पे करें तो जो हमें बीओडी मिलेगा ना दोस्तों, वो बीओडी मिलेगा हमें 10 दिन के लिए 50 डिग्री सेल्सियस पर। और उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन माइनस इंटू डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। यानी कि क्या होगा, बस यहाँ पर हमारा क्या होता चेंज होता चलेगा दिन और टेम्परेचर, उसी के हिसाब से दोस्तों डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल और डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल हमारा चेंज होता रहता है, ठीक। अब जो जनरली हम दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो सिर्फ 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पर ही करते हैं। अब ऐसा क्यों, कर तो हम ज्यादा के लिए भी सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसी टेम्परेचर और इसी 5 दिन के लिए करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा बीओडी होता है ना दोस्तों 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला है O2 की रिक्वायरमेंट 5 दिन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर। बट दोस्तों अब हम 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पर क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारा इक्वल होता है किसके, 68 to 70% ऑफ बीओडी अल्टीमेट। बीओडी अल्टीमेट ये हमारा 68 to 70% होता है किसका, बीओडी अल्टीमेट के। अब ये बीओडी यू क्या है, बीओडी यू है हमारा बीओडी अल्टीमेट। और बीओडी अल्टीमेट क्या है दोस्तों, मैक्सिमम ऑक्सीजन डिमांड, मैक्सिमम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि ये हमारा बीओडी यू हमारा वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो हमें एट लास्ट मैक्सिमम लेवल पर चाहिए। इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है सबका ऑक्सीडेशन हो चुका होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा वो बीओडी यू यानी बीओडी अल्टीमेट है, ठीक। इसलिए हम 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस पर अपना ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो फॉर्मूला है बीओडी का, ये किस बेसिस पर आया है, हमारा एक्सपेरिमेंट बेसिस पर आया है। अब हम बीओडी का एक और फॉर्मूला देखते हैं, वो किसके बेसिस पर, ग्राफ के बेसिस पर। तो अब आता है हमारा क्या, ऑक्सीजन इक्विवेलेंट। तो ऑक्सीजन इक्विवेलेंट क्या है, O2 ऑक्सीजन इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वाटर, ये हमारा ऑक्सीजन इक्विवेलेंट। अब दोस्तों हम इसे डिनोट किससे करते हैं मैं बता दूं आपको, हम डिनोट करते हैं इसे L से। अब एक कर्व समझिएगा, मान लीजिए ये हमने किसके बीच में कर्व बनाया, हमने बनाया O2 इक्विवेलेंट यानी L और टाइप T। तो हम जानते हैं कि शुरुआत इनिशियल स्टेज जो होगी एट T = 0 पर,
ये क्या है दोस्तों, इस पर टाइम 0 होगा। तो अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमारी क्या होगी, हमारे पानी में मैक्सिमम ऑक्सीजन होगी, तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन इक्विवेलेंट। अब क्या होगा दोस्तों, टाइम जैसे ही बढ़ता जाएगा जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमारी क्या होगी, हमारी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में वो क्या हो जाएगी, वो बहुत कम हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन इक्विवेलेंट बहुत कम हो जाएगा। अब मान लीजिए जो एट टी इक्वल टू 0 पर, एट टी इक्वल टू 0 पर हमने मान लिया कि जो हमारे पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या है, एल नॉट, जो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या है, एल नॉट है एट टी इक्वल टू 0 पर। और एट मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ एट टी इक्वल टू टी, टाइम टी पर जो हमारे पानी में ऑक्सीजन इक्विवेलेंट प्रेजेंट है वो क्या है, एल टी। ये क्या है दोस्तों, एल नॉट, और ये क्या है, एल टी। अब दोस्तों ये क्या कर्व है, ये कर्व है हमारा डिक्रीजिंग कर्व, तो ये हमारा हम जानते हैं किसके इक्वल होने वाला है, ये हमारा इक्वल होने वाला है। और इस कर्व की इक्वेशन ड्रॉ करें, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल टी। हम कह सकते हैं ना डी एल अपॉन यानी डिक्रीजिंग रेट ऑफ एल इक्वल टू एल टी। ठीक, अब ये कर्व दोस्तों ये जो क्या है, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल टी। अब हम क्या कर सकते हैं, डी एल अपॉन एल टी इक्वल टू डी टी। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये एट टाइम इक्वल टू 0 पर, एट टाइम इक्वल टू टी पर 0 पर हमारी जो ऑक्सीजन इक्विवेलेंट वो कितना है, वो है एल नॉट, और ये कितना है दोस्तों, यहाँ है हमारा एल टी। ठीक, तो जब इस हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी। एल टी इक्वल टू एल नॉट ई रेस टू पावर 1 माइनस के टी। ये क्या मतलब दोस्तों, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब एक बात समझिए कि आपके पानी में मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रेजेंट है एल नॉट, तो आप दे भी कितना सकते हैं, एल नॉट की तो दे सकते हैं, यानी आप डिमांड भी कितनी कंप्लीट कर सकते हैं, डी नॉट की, एल नॉट की। तो एल नॉट क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों, इस केस में एल नॉट हो जाएगा हमारे लिए क्या, बीओडी अल्टीमेट, यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो एल नॉट क्या होने वाला है, एल नॉट हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये क्या, एल नॉट हो जाएगा हमारा बीओडी अल्टीमेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी। अब एल टी क्या है, किसी भी टाइम पर ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो किसी टाइम पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, हम कह सकते हैं ऑक्सीजन कंज्यूम होगी हमारी, वो क्या जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बीओडी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी एट टी डिग्री सेल्सियस। तो बीओडी, बीओडी का अगला फॉर्मूला क्या आता है, बीओडी का फॉर्मूला आता है हमारा बीओडी इज इक्वल टू बीओडी अल्टीमेट इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी। अब के क्या है दोस्तों, जो के होता है ना, ये होता है हमारा डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, ये क्या है, के हो गया हमारा डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। अब दोस्तों इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इससे गेट और ईएससी में और एसएससी जी में बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक, तो एल नॉट क्या होगा, बीओडी अल्टीमेट, और एल टी क्या होगा, बीओडी एट टी डिग्री एट टाइम टी एंड टी डिग्री सेल्सियस। अब ये तो हो गया। अब के की वैल्यू हम कैसे निकालें दोस्तों, बीओडी की भी यहां पर हमें दो फॉर्मूले दिए गए हैं, तो बीओडी इज ऑल्सो इक्वल टू बीओडी अल्टीमेट 1 माइनस 10 रेस टू पावर माइनस के डी टी। और दोस्तों ये के डी होता है ना, ये भी डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट ही होता है, जो के डी है हमारा, ये भी डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है। तो हम कब पता चलेगा कि हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है या ये करना है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। जो हमारी के डी की वैल्यू होती है ना, ये हमारी ये डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है हमारी सेकेंड इनवर्स, डे इनवर्स, आर इनवर्स। तो जनरली आपको डे इनवर्स में ही दे रखा होगा, जो यूनिट दे रखी होगी। तो जो के डी की वैल्यू होती है हमारी लाई करती है 0.05 से 0.15, 0.5। और दोस्तों यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा डे इनवर्स, यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट याद रखिएगा, यूनिट होती है इसकी डे इनवर्स, क्या हम कह सकते हैं क्या, अपॉन डी, ये हम कह सकते हैं अपॉन डी। ये इसकी क्या, ये दोस्तों इसकी होती है यूनिट।
अब ये तो हो गया हमारा दोस्तों केडी की, हमें कि इन दोनों में से फॉर्मूला कब यूज करना है, कौन सा। अब दोस्तों केडी का भी फॉर्मूला दे रखा है कि मान लीजिए आपको किसी और टेम्परेचर पर किसी और टाइम पर केडी की वैल्यू दे रखी हो, तो आप उसे जो हमें गिवन टाइम है क्वेश्चन में उस पर केडी या के की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। तो केडी का फॉर्मूला होता है के डी एट टी डिग्री सेल्सियस एट एनी टाइम टी। ये इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है हमारा के 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन रहेगी हमेशा 1.047 टी माइनस 20। के डी टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के 20 डिग्री सेल्सियस 1 माइनस 0.47 टी माइनस 20 डिग्री। ये क्या है दोस्तों, ये हमारी के डी का फॉर्मूला। और दोस्तों यहाँ पे जो टी है ये हमारा टी, ये क्या होता है, ये होता है हमारा टेम्परेचर। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा टी इक्वल टू टेम्परेचर। दोस्तों जनरली हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यही करते हैं, लेकिन बहुत सारी बुकों में एक फॉर्मूला और दे रखा है इसका, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि है के एट। दोस्तों के डी और के टी के लिए दोस्तों के लिए और के डी के लिए दोनों यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। एक फॉर्मूला और दे रखा है जो कि है के इज इक्वल टू के डी एट टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के 20 डिग्री सेल्सियस 1 माइनस दोस्तों 1.0135 दोस्तों 1.135 टी माइनस 37 दोस्तों यहाँ 37 नहीं है, 20 ही है, यहाँ भी 20 ही है ये। तो के डी टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के 20 डिग्री सेल्सियस 1.047 टी माइनस 20, और दूसरा फॉर्मूला के डी इक्वल टू के 20 डिग्री सेल्सियस 1.135 टी रेस्ट पावर टी माइनस 20। अब दोस्तों ये दोनों ही फॉर्मूले हमें इस्तेमाल कब करने होते हैं, जब हमें टेम्परेचर 20 से कम दे रखा हो और टी लेस देन 20 या टी इक्वल देन 20, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और हमारा जो टी जो हो अगर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दे रखा हो तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और हम फॉर्मूलों को दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं आता के में। तो आप चाहे तो आपको एक फॉर्मूला भी याद हो ऊपर वाला, आप उससे भी काम चला सकते हैं। ठीक, ये तो हमारा क्या ऑक्सीजन इक्विवेलेंट, और हमने बीओडी का फॉर्मूला निकाला है बीओडी इज इक्वल टू बीओडी अल्टीमेट 1 माइनस ई रेज़ टू आर माइनस के टी। अगर हम ये हटा भी दें तो फिर भी क्या है, ये बीओडी का फॉर्मूला रहेगा। और एक बीओडी का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, बीओडी इज इक्वल टू डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल। चल नहीं रहा मार्कर, बीओडी इज इक्वल टू डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो ये क्या होगा, बीओडी इक्वल्स टू डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। हमने ये फॉर्मूला सीखा बीओडी का, और एक हमने ये फॉर्मूला ये सीखा। इन दोनों पे हर साल लगभग गेट और ईएससी में हर साल क्वेश्चन बनता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एसएससी में हम जानते हैं कि एसएससी में क्या होता है, हमारा जो गेट और ईएससी के हैं उसके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए अभी दोनों फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और याद रखिएगा एक चीज और, जो कि क्या है कि बीओडी फॉर 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस, बीओडी फॉर 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 68 to 70%। जनरली आप क्वेश्चन में क्या लेने वाले हैं, आपको लेना है 70%, क्योंकि 70% से कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। तो बीओडी एट 5 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री एट 5 डेज फॉर 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 70% ऑफ बीओडी अल्टीमेट। जो 3 फॉर्मूले आपको 1, 2 और 3 ये बीओडी का आपको याद रखने हैं, और केडी का आप ये फॉर्मूला ऊपर वाला ही याद रख सकते हैं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या था हमारा ऑक्सीजन इक्विवेलेंट, जिसकी हेल्प से हमने बीओडी का एक फॉर्मूला और अपना प्रिपेयर कर लिया है। तो अब आता है हमारा क्या, रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन डिकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑर्गेनिक कार्बोनेशियस मैटर। दोस्तों इसमें क्या लिख रखा है, मैं ये बताने से पहले आपको एक चीज समझा देता हूं। तो अगर मान लीजिए, जैसे कि हम जानते हैं बीओडी क्या होता है, बीओडी होता है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो मान लीजिए बीओडी है टाइम टी, और दोस्तों ये किस लिए यूज होता है, हम जानते हैं हमारा यूज होता है
हमारे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने या डिकम्पोज करने के लिए बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब दोस्तों ये क्या है, ये होता है हमारा टाइम टी, ये टाइम है, ये हमारा बीओडी। अब जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर सबसे पहले डिकम्पोज होगा वो होता है हमारा कार्बोनेशियस कंपाउंड, और उसके बाद आते हैं हमारे क्या, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो जो हमारा बीओडी यूज होता है बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन डिवाइड में दो पार्ट में होता है, ये मान लीजिए पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो सबसे पहले जो हमारे कार्बन के कंपाउंड होंगे ना वो यहाँ डिकम्पोज होंगे, यहाँ ऑर्गेनिक मैटर हम कह सकते हैं कार्बन के कंपाउंड, वो डिकम्पोज होंगे या ऑक्सीडाइज होंगे। उसके बाद होते हैं क्या दोस्तों, नाइट्रोजन के कंपाउंड, या हम कह सकते हैं नाइट्रिफिकेशन होने वाला है। यहाँ क्या होने वाला है, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया से नाइट्रेट्स और नाइट्रेट से आपका N2 गैस में चेंज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑर्गेनिक मैटर का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक मैटर कौन से होते हैं, हमारे कार्बोनेशियस मैटर, कार्बोनेशियस। तो यहाँ पर जो हमारा बीओडी यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनेशियस बीओडी। और यहाँ पर जो हमारा बीओडी उसे हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस बीओडी। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा। जब ये जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कार्बनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारी ऑक्सीजन किसके लिए यूज होती है, नाइट्रोजन के लिए, या नाइट्रिफिकेशन के लिए, या इस सेकंड प्रोसेस के लिए। तो हम कह सकते हैं हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है। तो वैसे तो टोटल जो ऑक्सीजन यूज होनी थी वो इन दोनों के लिए यूज होनी थी, पहले कार्बन के लिए फिर नाइट्रोजन के लिए। तो टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, ऑक्सीजन को मैं लिख देता हूं क्या, O2, टोटल O2 प्रेजेंट इन वाटर अपॉन O2 रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, या हम कह सकते हैं अपने कार्बोनेशियस मैटर। ये तो दोस्तों बात हुई किसकी, डेफिनेशन की। अब क्या दे रखा है हमें, रिलेटिव स्टेबिलिटी के कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेस भी दे रखे हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी इक्वल्स टू 100 माइनस 0.794 T20 डिग्री सेल्सियस। T, तो दोस्तों ये क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी इक्वल्स टू 100 माइनस 0.794। दोस्तों 20 क्या है, 20 हमारा टेम्परेचर है, और T क्या है, T टाइम, किसी टाइम पर एट 20 डिग्री सेल्सियस पर। ये टाइम दोस्तों में किस पे दे रखा है, 20 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है। और एक रिलेटिव स्टेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा 100 माइनस 0.604 रेज़ टू पावर T एट 37 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों हमें दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं जब हमारा टेम्परेचर 20 से कम होगा, जब हमारा टेम्परेचर 20 से कम होगा, 20 डिग्री सेल्सियस से, या 20 डिग्री होगा तो हम ये करेंगे, और 20 डिग्री से ज़्यादा होगा टेम्परेचर हमारा तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। जब ये कैपिटल T है हमारा टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर 20 या 20 डिग्री से कम होगा सेल्सियस से तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, रेज़ टू पावर में है T यहाँ पर 0.794 रेज़ टू पावर T एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 0.604 रेज़ टू पावर T एट 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो दोस्तों अब आता है हमारा क्या, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिमांड ऑफ बीओडी ऑफ ए सिटी और इंडस्ट्री ऑफ पर डे टू द इंडिविजुअल बीओडी प्रोड्यूस बाय अ पर्सन पर डे। दोस्तों अगर मान लीजिए हमें कोई इंडस्ट्री दे रखी है, कोई सिटी दे रखी है, उसमें से सीवेज बह रहा है, तो जब उसमें से हमें निकालना होता है कि ये जो सीवेज है हमारा इस पानी में वो कितने इंडिविजुअल ह्यूमंस के बराबर, यानी कितने आदमियों के बराबर इसमें वेस्ट निकलता है, उसके लिए हम यूज करते हैं पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। हम उसमें क्या करते हैं, जो सीवेज है उसमें बीओडी की जरूरत पड़ेगी, क्यों, उसे साफ करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर रिमूव करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले उस जो हमारी इंडस्ट्री या सिटी है उसमें टोटल बीओडी निकाल लेते हैं कि इसमें इतना टोटल बीओडी चाहिए, और फिर उसे डिवाइड करते हैं अपने इंडिविजुअल ह्यूमन के बीओडी से, और जो हमारा इंडिविजुअल पर्सन या ह्यूमन का बीओडी होता है वो कितना होता है, 0.08 kg पर डे। तो इससे क्या निकल आता है हमारा
सिटी ऑफ इंडस्ट्री का निकल आता है कि भाई इतने आदमियों के बराबर गंदगी हमारे नालों में या सीवर लाइन्स में पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू टोटल बीओडी बाय इंडस्ट्री। अगर हम इंडस्ट्री केस में बात करें तो बाय इंडस्ट्री इन 1 डे। और दोस्तों हम कितने दिन के लिए निकालते हैं, 1 दिन के लिए, बाय 1 डे अपॉन बीओडी प्रोड्यूस्ड बाय 1 पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन कह सकते हैं हम। तो ये टोटल बीओडी हमारा किसके इक्वल हो जाता है, ये हमारा इक्वल हो जाता है क्यू क्या है दोस्तों, डिस्चार्ज इनटू बीओडी हमें जितना चाहिए रहता है वो भी। और दोस्तों यहाँ केजी पर उसमें ले रहे हैं हम, डे में तो हम कहीं यहाँ लेंगे केजी पर लीटर। दोस्तों और ये हमारी क्यू की यूनिट होती है वो क्या होती है हम जानते हैं, वो यूनिट होती है हमारी एल अपॉन डी की। तो इसकी यूनिट हो जाती है हमारी टोटल केजी अपॉन डी अपॉन, और इंडिविजुअल की बीओडी क्या होती है, जो इंडिविजुअल आदमी होता है जो हमारी गंदगी करता है उसके लिए बीओडी कितनी चाहिए रहती है, 0.08 केजी पर डे। तो उससे क्या जाता है, ये हो जाता है हमारा पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। अब आता है हमारा क्या, सीओडी। तो सीओडी क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, O2 रिक्वायरमेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। दोस्तों सीओडी क्या है हमारा, जितनी भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, किसका, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों का, वो होता है हमारा क्या, सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब दोस्तों इसमें और बीओडी में अंतर क्या है, बीओडी में सिर्फ जो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती थी वो किसके लिए होती थी, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर के लिए, और यहाँ में किसके लिए हो रही है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों के लिए ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। अब इसे हम अपने पानी में मेजर कैसे करते हैं, अब हम इसे पानी में अपने में मेजर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने एक वाटर सैंपल लिया जिसमें हमने सीओडी निकालना था कि हमें ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है हमारा, K2Cr2O7। K2Cr2O7 हमने क्या किया दोस्तों इसमें ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा H2SO4 ऐड करेंगे, और जितना भी ml हमने K2Cr2O7 ऐड किया है, मतलब जितना भी अमाउंट में ऐड किया है उसे हमने नोट कर लिया, वो मान लीजिए हमारा क्या है, आई है, या हम कह सकते हैं इनिशियल है। अब हम क्या करेंगे, 2 घंटे तक इस पानी को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। 2 घंटे तक इस पानी को बॉईल करेंगे, और 2 घंटे बाद हम क्या करेंगे, फिर से अपना K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस निकालेंगे कि हमारे पानी में अब भी कितना पोटेशियम डाइक्रोमेट बचा है। तो मान लीजिए वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा फाइनल, ये हो गया हमारा इनिशियल, ये हो गया हमारा फाइनल। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा K2Cr2O7 कितना कंज्यूम्ड हो चुका है, यानी कितना यूज हो चुका है। तो वो होगा हमारा क्या, इनिशियल माइनस फाइनल। अब जितना ज्यादा हमारा K2Cr2O7 कंज्यूम हुआ होगा उतना ही ज्यादा हमारे पानी में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, सीओडी की, यानी सीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K2Cr2O7 कंज्यूम्ड। तो दोस्तों इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सीओडी अपना निकाल लेंगे। अब एक सीओडी में एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वो कि सीओडी किस लिए यूज होता है, हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर बोथ। अब हमने यहाँ ये नहीं लिखा बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाय द व्हाट, तो याद रखिए इस केस में कि यहाँ जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है वो ऑर्गेनिक मैटर की हेल्प से भी होता है और हमारा केमिकल की हेल्प से भी होता है। यहाँ जो हम ऑक्सीडेशन करते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर और केमिकल दोनों की हेल्प से करते हैं, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा है एस जैसा कि हमने बीओडी में लिखा हुआ था। अब एक चीज और मान लीजिए, ये था हमारा बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी। अब जो हमारा सीओडी जो होता है ना दोस्तों, या तो वो बड़ा होगा बीओडी से या इक्वल होगा, कभी बीओडी से छोटा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, और बीओडी में भी ऑक्सीडेशन का ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडेशन हो रहा था किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। अगर इनऑर्गेनिक मैटर पानी में प्रेजेंट नहीं है तो बीओडी और सीओडी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बट अगर पानी में इनऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है तो याद रखिएगा उस केस में हमारा सीओडी हमेशा बड़ा रहता है किससे, बीओडी से। तो ये था हमारा सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आता है दोस्तों हमारा क्या है, टीएचओडी, यानी कि थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो टीएचओडी क्या है हमारा,
O2 required for the oxidation of organic matter present in water by theoretical approach। यानी कि हमारे पानी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किस लिए, ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए, बट उसमें एक ये चीज क्या ऐड कर दी है कि ये हम जो निकालेंगे O2 रिक्वायरमेंट वो थ्योरेटिकल अप्रोच से निकालेंगे। ऑर्गेनिक मैटर है दोस्तों, ये हम यहाँ किससे निकालेंगे, हम यहाँ थ्योरेटिकल अप्रोच यूज करने वाले हैं। मान लीजिए कि हमें ग्लूकोज दे रखा है C6H12O6। अब क्या किया हमने, इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो ऑक्सीजन O2 की प्रेजेंस में हुआ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O, ये हम जानते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। जब इसे हम बैलेंस करेंगे तो 6, तो ये 6 और ये 6, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये हमारा बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्या है दोस्तों, ग्लूकोज C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है। अब हमें यहाँ कितने मोल ग्लूकोज है, 1 मोल ग्लूकोज, तो 1 मोल C6H12O6, 1 मोल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, 6 मोल ऑफ O2, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए हमें। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें 180 C6H12O6 का अगर वेट निकालेंगे तो क्या आएगा, 180 ग्राम। तो 180 ग्राम C6H12O6 का आपको ऑक्सीडेशन करना है तो आपको कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 6 × 32 ग्राम ऑफ O2, 632 ग्राम O2। तो आप इसे सॉल्व करें तो आपको कितना मिलेगा, 6 दूनी 12, 6 × 18 19, 192 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 180 ग्राम ऑफ C6H12O6। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 ग्राम C6H12O6 के लिए आपको कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, 192/180। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पता करने वाले हैं। तो हमने देखा कि 180 ग्राम के लिए 192 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए हमें, तो क्या हुआ, ये हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हुआ। और ये हमने कहां से देखा, ये हमने अपना थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड से देखा। ठीक, अब थ्योरेटिकल अप्रोच यूज किया इसलिए थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब एक चीज और आती है, हमने 3 ऑक्सीजन डिमांड पढ़ी यहाँ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, थ्योरेटिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो याद रखिएगा जो हमारी थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो हमारी अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है किसके, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारी इक्वल होगी किसके, लगभग COD के, और ये दोनों ही हमारी बड़ी होंगी। यहां लिखता हूं नीचे, तो THOD इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या, COD, एंड और ये दोनों ही हमारी क्या होने वाली है, ग्रेटर देन होने वाली है किसके, BOD के, या तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू। THOD हमारी या तो इक्वल होगी COD के, अप्रोक्सीमेट इक्वल ही होती, ज्यादा अंतर नहीं होता। और जो COD और THOD होती है हमारी किससे, हमेशा बड़ी रहेंगी BOD से, या उसके बराबर रहती हैं। ठीक, तो ये था हमारा क्या, THOD। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।